हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड सितंबर 25। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला आर्टिकल देखते हैं। ये डायरेक्ट मैप से डिस्कस करते हैं। अब सी ऑफ जापान या ईसी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रशिया ने और चाइना ने नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की हैं। तो एक बार इस रीजन को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बॉर्डर्स देख लेते हैं किससे किससे शेयर करता है। तो देखो, मैरीटाइम बॉर्डर किससे शेयर करता है? रशिया से शेयर करता है, नॉर्थ कोरिया से, साउथ कोरिया से, बट चाइना शेयर नहीं करता है, और इधर जापान से शेयर करता है। अब देखो, जापान जो है वो मेनली 4 आइलैंड का बना हुआ है। पहले आइलैंड का नाम है क्योशो, फिर शिकोकू, हॉन्शू और हुकाइडो। अब हॉन्शू और हुकाइडो के बीच में हमारा यहाँ एक स्ट्रेट पड़ता है जिसको बोलते हैं सुगारू स्ट्रेट। अब ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता रखा था सखालिन आइलैंड के बारे में, और मैंने बताया था ये मेनलैंड रशिया से सेपरेटेड किससे है? तातर स्ट्रेट से है। इसके ऊपर जो एरिया है वो भी सी ऑफ ओखटस्क का है, और इस साइड वाला भी एरिया सी ऑफ ओखटस्क का है। तो ये अगर सखालिन आइलैंड को सेपरेट करता है तो ये वाटर बॉडी को कनेक्ट भी करता होगा। तो किसको किसको कनेक्ट करता है? सी ऑफ ओखटस्क को कनेक्ट करता है हमारे सी ऑफ जापान से, इस तरीके से। ठीक है। उसके अलावा जो जापान का होकाइडो आइलैंड है ये हमारा, ये सेपरेट होता है सखालिन आइलैंड से वाया स्ट्रेट जिसका नाम है सोया स्ट्रेट। अब ये कनेक्ट कौन सी वाटर बॉडीज को करेगा? जैसे हमारा तातर स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा था सी ऑफ ओखोटस्क को सी ऑफ जापान से, वैसे ये भी सी ऑफ ओखोटस्क को सी ऑफ जापान से कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं। देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि साउथ कोरिया सेपरेटेड है हमारा जापान से वाया कोरिया स्ट्रेट। अब कोरिया स्ट्रेट में ही एक वाटर चैनल है जिसका नाम है सुशीमा स्ट्रेट। ये लाई करता है थोड़ा यहाँ पे। ठीक है। ये भी सेपरेट करता है मान लो जापान को कोरिया से। बट ये अब कनेक्ट किसको किसको करेगा? ये हमारे सी ऑफ जापान को कनेक्ट करेगा येलो सी से, ईस्ट चाइना सी से, और इधर हमारे पैसिफिक ओशन से। उसके अलावा मैंने बता ही रखा है कि सखालिन आइलैंड जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है किसके बीच में? रशिया और जापान के बीच में। अभी कौन ओन करता है? रशिया ओन करता है। कुरिल आइलैंड भी है, ये भी रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और एक इंपॉर्टेंट पोर्ट जो कि सी ऑफ जापान में प्रेजेंट है उसका नाम है व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक। और सी ऑफ जापान को ईस्ट सी भी बोलते हैं। अब देखो, ये आर्टिकल जो है इसको हम मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। हम GS 1 से लेके GS 4 तक यूज़ कर सकते हैं, इवन ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो लोग मुझसे बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे उनको मैंने बहुत बार बोल रखा है कि ऐसे ही आर्टिकल्स होते हैं जिनका हमें नोट्स बनाने होते हैं। अब देखो, हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है एक पैक्ट फॉर द फ्यूचर। इसके अलावा 2 एनेक्शंस भी अडॉप्ट किए गए हैं। एक है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक। अभी सब अडॉप्ट कहाँ पे हुए हैं? ये हुए हैं समिट ऑफ द फ्यूचर, जो कि कहाँ हो रहा था? न्यूयॉर्क में। अब इसको अटेंड किसने किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया था। ये बेसिकली समझ लो, यहाँ लिखा हुआ है ना, रीशेप ग्लोबल गवर्नेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस थे या फिर हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनमें बेसिकली चेंजेस लाएगा। जैसे कि ये पैक्ट जो है ये बात करता है फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब तुम्हें पता होगा इंडिया भी बहुत टाइम से चाह रहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्मेशन हो, तो तुम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो इसे। बाकी देखो, जहाँ AI रेगुलेशन की बात हो वहाँ तुम ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के बारे में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बात करता है AI के रिस्पॉन्सिबल यूज़ के बारे में और इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क डेवलप करने के बारे में। ठीक। ऑल्सो ये बात करता है इक्विटेबल एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंश्योरिंग बेनिफिट्स टू ऑल। तो जहाँ भी तुम डिजिटल डिवाइड के बारे में बात कर रहे हो वहाँ पे तुम इसे एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। और जो हमारा डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन है ये बेसिकली बात करता है कि हमें जो भी डिसीजन आज लेने हैं वो फ्यूचर जनरेशन को देख के या उनको ध्यान में रख के लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी तुम एग्जाम्पल दे रहे हो कि इट विल हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक। ऑल्सो दिस पैक्ट टॉक्स अबाउट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तो तुम वहाँ पे भी इसे एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रीलिम्स के लिए कम बट मेंस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक। अब देखो, ये आर्टिकल जो है सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दो हम इस डॉक्ट्रिन को एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं GS 2 के वल्नरेबल सेक्शन में, जहाँ पे हम चिल्ड्रन एसोसिएटेड इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो, पर्टिकुलरली चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे क्या कहा है कि इवन वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी विदाउट डाउनलोडिंग इट विल अमाउंट टू पोजेशन अंडर द पॉक्सो एक्ट, प्रोवाइडेड कि आपके पास एक डिग्री ऑफ कंट्रोल था, मतलब आपके पास पावर था टू कंट्रोल द यूज ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है। तो बेसिकली जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है ये यही कहता है, दो आपके पास किसी आइटम का फिजिकल कंट्रोल हो या ना हो, या फिर उसका इमीडिएट पोजीशन हो ना हो, तब भी आपको उस चीज़ के पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास पावर ऑफ कंट्रोल था उस आइटम के ऊपर। ठीक है।
तो इतना में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इनफ टू नो कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, जो कि पॉक्सो एक्ट में यूज़ हुआ था। इसको बस एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए हमारे कोई काम का नहीं है। अब देखो, रिसर्चर्स को गोश्त शार्क स्पीशीज़ मिली नई कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। ठीक, अब ये हमारे लिए कैसे काम का है ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये बहुत फालतू आर्टिकल है, हमें कुछ याद नहीं रखना है। इसमें दो चीज़ दे रखी है। एक किमेराज तुम याद रखना कि मान लो ये पूछ देगी ये क्या है, तो तुम्हें याद रखना है ये फिश होती है। ठीक, इवन गोश्त शार्क्स जो होती हैं ये बेसिकली शार्क्स नहीं होती। ठीक, इनका नाम बस गोश्त शार्क्स है। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग करती हैं एक ग्रुप ऑफ कार्टिलेगिनस फिशेस को। अब कार्टिलेगिनस फिशेस में क्या क्या आता है, हमारे शार्क्स आते हैं, एक रे फिश तुमने सुनी होगी वो आती है, और ये गोश्त फिश होती हैं, ये भी कार्टिलेगिनस है। अब कार्टिलेगिनस का मतलब क्या हो गया कि इनका जो स्केलेटन होता है ना, जैसे हमारा स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, बोन का बना हुआ है। अब तुम्हें पता होगा कि हमारे ईयर्स वगैरह में, नोज़ में कार्टिलेज का बना होता है। तो इनमें क्या होता है, इन फिश में जो इनका स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। अब कार्टिलेज के होने से क्या फ़ायदा होता है कि कार्टिलेज जो होता है वो लेस डेंसर होता है देन बोन। ठीक, तो जैसे शार्क्स होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, फास्टर मूव कर पाती हैं और लेस एनर्जी यूज़ करती हैं मूवमेंट में, वाटर में। ठीक है, उसके अलावा अगर तुम देखना चाहो तो ये चीज़, इनको ओशियन बटरफ्लाइज भी बोलते हैं। तो ये चीज़ अगर तुम्हें याद रहे तो ठीक है कि ओशियन बटरफ्लाइज जैसे बोलते हैं गोश्त शार्क्स को। वैसे मेरे हिसाब से तो ये सब कुछ काम का नहीं है। ठीक है, अब देखो इस आर्टिकल में हमारे लिए जानने का क्या है कि पहली बात कि मैप्सिस क्या है। मैप्सिस एक क्रेटर है, तो ये तुमको वर्ड दे दिया जाएगा कि ये क्या है, तो तुम्हें याद रखना है ये क्रेटर है, कहाँ पे मिला है, ये ऑस्ट्रेलिया में मिला है। ठीक, इससे हमें क्या पता चलेगा, अर्थ के जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा कुछ काम का नहीं है इसमें। अगर ये याद रहे एडी करंट पीरियड तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब देखो, ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं सर्ट इन को डिस्कस कर लेता हूँ। ये बेसिकली हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। ठीक, और ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, मेती। ठीक है, इसके अंडर। और जो भी कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं, या फिर कोई साइबर थ्रेट हो गया, हैकिंग के इंसिडेंट हो गए, जैसे एम्स की हैकिंग हुई थी, तो उसमें ये हमारी नेशनल नोडल एजेंसी बन जाती है। ठीक है, ये 2004 में बनी थी और ये आती है हमारे आईटी एक्ट के अंदर। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसके अंदर आती है। अब सिमिलरली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पावर सेक्टर के लिए हमारा सी शर्ट बना दिया है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम। ठीक, तो ये भी यही काम करेगी, तुम्हें याद रखना है। और ये आएगी किसके अंदर, ये आएगी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अंदर, जो कि एक स्टेटरी बॉडी है अंडर दी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हमारा। ठीक है, ऑलरेडी जो ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। अब देखो, इस योजना का सिग्निफिकेंस जो है हमारे GS1 के अर्बनाइजेशन वाले सेक्शन में है, और GS3 में हम एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं इसे। ये बेसिकली स्कीम जो थी ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की, और ये क्या करती है, ये अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट करती है। ठीक, जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट हैं उनके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए ये स्कीम है। अब इसमें जो मिनिमम एरिया है वो कितना है, 10 हेक्टेयर ये याद रखना है, 50 हेक्टेयर तक है ये याद रखना है। कवर्स ऑल सिटीज़ जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, म्यूनसिपैलिटीज़ हो, अर्बन लोकल बॉडीज़ हो। और जो हमारी मिनिस्ट्री है ये 80% देती है, 80 और 20 जो है स्टेट को देना पड़ता है, ये याद रखना है। और मोस्टली जो मिनिस्ट्री है ये वन टाइम एक्सपेंडिचर करती है, वो भी नॉन रिकरिंग टाइप का, मतलब जो बार बार पेमेंट ना करनी पड़े वैसा एक्सपेंडिचर करती है। बाकी तुम्हें याद रखना है कि तो याद रख सकते हो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, बाकी इसमें और कुछ काम का नहीं है। अब देखो, जो लोग नए हैं चैनल में उनको बता दूं कि वीडियोस जो हैं वो रिवीजन के पर्पज़ से हैं, तो एक ही टॉपिक को कई बार डिस्कस नहीं किया जाता है। ठीक, तो ऑलरेडी हैबिटेट राइट्स क्या होती हैं ये मैंने डिस्कस कर रखा है, वाजीराम पॉइंटर्स में ही डिस्कस किया है, इवन PVTGs भी मैंने डिस्कस कर रखा है। और ये अब क्या हो गया कि देखो 6th PVTG हो गए जिनको हैबिटेट राइट मिली उड़ीसा में। तो तुम्हें ये क्या याद रखना है मैक्सिमम कि मैनकीडिया ट्राइब जो है ये उड़ीसा की ट्राइब है। ठीक, और ये एक PVTG है। तो जो भी मैंने डिस्कस कर रखा है पहले तुम्हें उसे रिवाइज करना है। और एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट दी हुई है कि ये एक अपना हट्स बनाते हैं जिनको बुलाते हैं कुंबास। ठीक, टेम्प्रेरी हट्स होते हैं, इनको बोलते हैं कुंबास। और मेनली किस रीजन में मिलते हैं, हमारे उड़ीसा, झारखंड, MP, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। तो इतना तो याद रहेगा नहीं, मेनली तुम उड़ीसा याद रखना। ठीक है, अब हमारे प्रेसिडेंट ने रेफर किया है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस को इन एंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक फंड। तो इसमें हमारे लिए कुछ काम करनी है। हमारे यहाँ जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है, कैग है। तो हमें क्या करना है, लक्ष्मीकांत से कैग को पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, और उसी के अंदर हमें पता है कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी आता है। उसके अलावा इस आर्टिकल में एक चीज़ और दे रखी है कि एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस।
तो तुम्हें ये याद रखना है कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। अगर कुछ भी पूछे कि कोई ऑडिट इंस्टीट्यूशन की कोई इंटरनेशनल बॉडी है, तो तुम्हें याद रखना है कि ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। अब जाहिर सी बात है, अगर ऑडिट इंस्टीट्यूशन की बॉडी है तो ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स देगी, गुड गवर्नेंस के बारे में बात करेगी। बाकी हमें कुछ जाना जरूरी नहीं है। अगर ज़्यादा बता दूँ तो हेडक्वार्टर्स इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। उसके अलावा इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि ये क्या क्या दे रखा है, सब बकवास। अब देखो, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि ये स्टेटरी बॉडी है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हर विंटर्स में जब भी स्टबल बर्निंग होती है तब ये मुंह उठा के रोज़ न्यूज़ में आ जाता है। तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ मांगता रहेगा, तो ये हमेशा न्यूज़ में रहेगा। ये कोई काम का नहीं है, ठीक है, इसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं।